हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों फिर से हम 50 क्वेश्चन पे बात करने आ गए हैं, जो क्वेश्चन इस ठंडी में आपको गर्मी लाने वाले हैं। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चनों को। और अपने आप में एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, हाई लेवल इन द सेंस कि आपको थोड़ा ना थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं। तो आप फटाफट देखते हैं और आज देखते हैं कि आज आपकी स्कोरिंग क्या होगी। दोस्तों अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों की स्कोरिंग होती क्या है? जैसे 50 में कितना सही रहता है? याद रखो, अगर 50 में आप 48 और 50 के आसपास हो तब तो जान लो कि अच्छा हो, बेहतर नहीं हो। तब क्या हो? तब आप अच्छे हो। और इसके नीचे हो यार तो बेइज्जती क्यों कराते हो? स्टडी 91 में पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। अगर 50 में से आप 48 नहीं सही कर पाए तो सही नहीं हुआ तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो और स्टार्ट हो जाओ करने के लिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि जो आपको पढ़ाया गया होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये तीनों पाषाण काल में तीन हिस्से बांटे गए थे, पूरा, मध्य और नव, और तीनों के अवशेष एक ही जगह से मिल गए हैं। उस जगह का आपको नाम बताना है। कश्मीर घाटी, कृष्णा घाटी, सोन घाटी या बेलन घाटी, ठीक है। बताना है कि आपको कहाँ से। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है बेलन घाटी। राइट आंसर क्या है? बेलन घाटी। मैं बताऊँ आपने क्या किया होगा? आप में से ज़्यादातर लोगों ने या तो सोन घाटी किया होगा या तो बेलन घाटी ही किया होगा, क्योंकि बेलन घाटी ऑलरेडी बहुत प्रसिद्ध है। और कश्मीर और कृष्णा तो किसी ने नहीं किया होगा जहाँ तक उम्मीद है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बेलन घाटी। एक दो लाइन इसके बारे में जान लीजिए कि जो बेलन घाटी है कहाँ पर, तो ये विंध्य क्षेत्र में है। कहाँ पर है? ये विंध्य क्षेत्र में है। और बेलन घाटी और एक जगह और है दोस्तों, नर्मदा नदी घाटी, ठीक है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी। ये दो ऐसे जगह हैं जहाँ से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन तीनों जगह के जो हैं प्रमाण मिले हैं। कहने का मतलब पूरा पाषाण काल में चले जाएंगे तो सबका सब जो शिकारी मानव होता था तो वो वहाँ से लेकर के आगे बढ़ेंगे तो अन्न उत्पादक जो मानव सभ्यता रही है वहाँ तक के चिन्ह जो है यहाँ से पाए गए हैं। तो आपको याद रहेगा ना हमेशा। देखिए बेलन को कहीं कहीं बोलन नदी घाटी भी बोलता है, तो उसके लिए आप घबराए मत करिए, वही सही होगा। आगे लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था, किससे? तो आपको पता होगा गोदीवाड़ा मतलब होता है दोस्तों बंदरगाह, यानी छोटा सा पत्तन जैसा कुछ था जहाँ से जहाजें, पानी वाली जहाजें क्या थी या नाव जो भी रहे उस जमाने में, क्योंकि यह बात कर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के दौर का। और उस समय में जो कुछ भी रहा हो वो यहाँ से आयात निर्यात या यातायात के कार्य होते थे। तो वो एक बात की बात हो गई। बात आपसे कह रहा है कि लोथल का जो गोदीवाड़ा था ये किससे जुड़ा हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि लोथल जो था ये गुजरात में था। और लोथल किस नदी के किनारे था? तो गुजरात से गई थी दोस्तों भोगवा नदी। कौन सी? भोगवा नदी। तो याद रखिएगा भोगवा नदी के तट पर स्थित था, ठीक है। ये आपका गोदीवाड़ा जो था भोगवा नदी के तट पर, ओके, याद रहेगा। यहाँ पर देखिए भोगवा नदी के साथ साथ एक और नदी है दोस्तों, साबरमती नदी। याद है ना आपको? बिहार वाली, सॉरी बिहार का ना, गुजरात वाली साबरमती नदी। तो साबरमती भी याद रखिए। साबरमती और भोगवा नदी का संगम भी यही गुजरात में है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। आगे है पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? बताइए फटाक से बताइए, टाइम नहीं है। तो उसका नाम था उदाइन। कई जगह दोस्तों उसको जो है उदय भद्र भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर उदय भद्र है, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उदाइन कहिए या उदय भद्र कहिए, जिन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। ये जो पाटलिपुत्र है ये गंगा और सोन नदी के ठीक संगम पर स्थित है, ठीक है। इसके पहले जो इसकी राजधानी थी वो राजगिरी थी। बाद में जो है उदयन ने जब स्थापना किया तो फिर अपनी राजधानी को भी पाटलिपुत्र शिफ्ट कर लिया। आगे कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर किसको समर्पित है? तो ये अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। और इसका निर्माण करवाया था सूर्य वर्मा द्वितीय ने। किसने? सूर्य वर्मा द्वितीय। याद रहेगा आपको, सूर्य वर्मा द्वितीय ने। और कब किया था? तो 1113 से लेकर के 1145 के बीच में। ये वही समय दोस्तों जब इसका निर्माण शुरू हुआ था एक तरफ, और दूसरी तरफ सोमनाथ का मंदिर लूटा जा रहा था। ये वही समय, ठीक है। तो अंकोर वाट का मंदिर याद रखिएगा। सॉरी इसके 100 साल पहले लूटा था। 1113 में कहाँ है वो? तो 1025 में रहेगा ना। मुझे 1013 याद आया इसलिए मैंने बोल दिया गलती से। तो याद रखिए महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के ठीक बीचों बीच का समय है, याद रखिएगा, जिस समय सूर्य वर्मा द्वितीय ने जो है सबसे फेमस अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया। फिलहाल आपसे जो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है दोस्तों कि इसका निर्माण जो है किसके लिए कराया गया, तो भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, याद रखिएगा। आगे निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने संलेखना का ग्रहण किया? तो संलेखना विधि को अगर मौर्य शासक आप पूछ दे दोस्तों तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये 298 BC में, ठीक है। जैन परंपरा होती संलेखना विधि, इस विधि से जो है अपने प्राणों का त्याग कर दिया जाता है बिना अन्न जल खाए पिए, ठीक है। और खुशी खुशी किया जाता है। उस तरह से पूछ रहा है कि किस
किस राष्ट्रकूट शासक ने यह काम किया था? तो उसका नाम था दोस्तों अमोघवर्ष। क्या नाम था? हालांकि दंती दुर्ग जो था दोस्तों ये राष्ट्रकूट का वंश का संस्थापक था, याद रखिएगा। और अमोघवर्ष जो है एक शक्तिशाली शासक था और एक सशक्त धर्मावलंबी था। हालांकि यह काम उसने अपने वृद्धावस्था में पहुंच जाने के बाद किया। जिस समय यह हुआ था उस समय उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, 60 प्लस थी। मुझे इतना क्लियर नहीं है बट यही था, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो परंपरा है संलेखना वाली, कई जगह संलेखना है, कई जगह संथारा भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो कंफ्यूज मत होएगा, दोनों एक ही बात है। ये अमोघवर्ष ने किया था। क्या होता है ना कि देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन अगर बन जाए तो फिर यहाँ पे लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये अपने आप में टफ क्वेश्चन है यार, टफ क्वेश्चन है कि नहीं? जो ध्यान दिया होगा वही समझा होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारी स्थिति मजबूत हो ही रही है। आगे दे रहा है दोस्तों, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? तो उसका सबसे खास दोस्त था मलिक काफूर, जिसका नाम यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। आगे बताइए अब। जानबूझ के ऐसे प्रश्न रखे गए आपके सामने कि आप गलतियाँ करो, मतलब आप कहोगे सर आप कह रहे हो 48 और हम लोगों की हालत ऐसी हो गई कि हम लोग 40 से 45 भी नहीं पहुँच पा रहे, 48 कैसे पहुँचेंगे? पहुँचेंगे, लेवल मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है, लेवल मैं अपग्रेड करूंगा, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए ये जी वर्जन 2.0 आ चुका है, ठीक है। मूवी देखा आप लोगों ने रोबोट? बहुत बेहतरीन मूवी है, जाके जरूर देखिएगा, बहुत मज़ेदार है। खैर यहाँ हमसे पूछ रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ दक्षिण अभियान में कौन गया था? तो आमिर खुसरो भी गया था। कौन गया था? आमिर खुसरो, याद रखिएगा। 8 सुल्तानों का, कहीं कहीं लिखा 7, कहीं कहीं लिखा 8, याद रखिएगा, इतने सुल्तानों का काल उसने देखा था। आगे जहांगीर के सिंहासनारोहण के समय वीर सिंह बुंदेला को कितना पद और मनसब प्रदान किया गया था? तो दोस्तों बड़ा खास जो है व्यक्ति था जहांगीर का, क्योंकि वीर सिंह बुंदेला की मदद से ही जहांगीर ने किसकी हत्या करवाई थी? अबुल फजल, जो कि इसके पिता अकबर का एक खास दोस्त था, ठीक है। अबुल फजल की हत्या करवा दी थी, ठीक है, याद रखिएगा। किसके माध्यम से? वीर सिंह बुंदेला के माध्यम से। और जब गद्दी पे बैठा तो वीर सिंह बुंदेला को भाई हीरो बनाना तो इसका काम था। तो 3000 मनसब दिया गया था वीर सिंह बुंदेला को। बड़ा अंदर से प्रश्न पूछा है, ठीक है। ये लड़ाई झगड़े वाला मामला तो सबको पता होगा, लेकिन ये 3000 मनसब पे बैठा है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया प्रश्न है। देखो नया नहीं आएगा तो फिर स्टडी 91 का मतलब नहीं रह जाएगा। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। कृषि उत्पादन में भू राजस्व के रूप में राज्य का हिस्सा शिवाजी की भूमि कर व्यवस्था कितनी थी? ये भी मैं आपको पढ़ाया हूँ, बताइए। जो शिवाजी भूमि कर व्यवस्था भूमि कर लेते थे वो कितना था यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो था 40% था। अभी देखो कितने लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि 33 यानी 33% बोलते हैं, वो गलत दोस्तों। साफ साफ लिखा हुआ 2/5, साफ साफ कितना लिखा? 2/5। और जिसको पता है कि 2/5 बराबर कितना होता है? 40% होता है, वो तो समझ जाएंगे। और नहीं तो जल्दीबाजी में जो है 33 सोच करके आप 35 मार के चले आते हो, वो गलत है, ठीक है। यहाँ पर 40% होगा। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था? तो ये जो है इसके बारे में, धन निष्कासन के सिद्धांत के बारे में दादा भाई नौरोजी जी ने बताया था। और उनकी जो बुक थी उस बुक में जो है उन्होंने बताया था, याद रखिएगा, ठीक है। ड्रेनवेल थ्योरी इसी को बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पे बहिर्गमन का सिद्धांत कहा गया है। फिलहाल बात आती है दोस्तों कि किस अधिवेशन में ये सबसे पहले जो है बताया गया था। और बोल रहा है कि बनारस अधिवेशन 1905 में, कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, 1906 में। अब देखो यहाँ पे गलती होती है, ठीक है, गलती होती है। क्या गलती होती है? क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 अधिवेशन जो है अपने निगरानी में किए। एक 1886 में किया था पहला वाला, ठीक है, 1886 में। दूसरा वाला किया था दोस्तों 1896 में। मैं क्यों गलती लिख रहा हूँ? 1800 क्या हो गया यार, कलम नहीं, मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है। 1896 में दूसरा वाला किया था और तीसरा वाला दोस्तों 1906 में किया था। तो आप थोड़ा सेंस में याद रखिएगा दोस्तों, 1886, 1896, देखिए 10-10 साल का अंतर है, 10 साल का यहाँ पे, फिर 10 साल बाद क्या हो जाएगा? 1906। हर 10-10 साल के अंतराल पे दादा भाई नौरोजी जी ने जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो याद रखिए इन्होंने 1906 में नहीं किया था दोस्तों, 1896 वाला जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कलकत्ता में ये भी हुआ था। और इस अधिवेशन में उन्होंने बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। तो इस वजह से दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर जो है ये सही हो जाएगा। आगे भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? प्रस्ताव का लेखक आपसे बोल रहे हैं कि कौन था, तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर गलती से लोग जो है महात्मा गांधी टिक करते हैं। अरे भारत छोड़ो आंदोलन उनसे संबंधित जरूर है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था, तो याद रखिए
नेहरू जी थे। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया? स्वदेशी का प्रस्ताव दोस्तों कब अपनाया गया था ये आपको बताना है। तो ये वाला जो है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में अपनाया गया था, स्वदेशी वाला। ड्रेनवेन थ्योरी वाला 1896 में, गलती मत करना। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन नहीं था? ठीक है, तो रोलैट आंदोलन रोलैट आंदोलन बता रहा है। आगे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और होम रूल लीग आंदोलन। तो होम रूल लीग आपको पता होगा दोस्तों, ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन दो लोगों ने मिलकर चलाया था। ठीक है, यहाँ गांधी जी का कोई भी मामला सामने नहीं था। याद रखिए 1916 में चलाया गया था। ठीक है, और दक्षिण भारत की साइड जाओगे जैसे तिलक ने चलाया था, जैसे पूना वगैरह में। ओके, और याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, एकदम याद करके रखिए, बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है सुभाष चंद्र बोस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, कौन सा गलत है, आप वही बता दीजिए। करा उन्होंने 1920 में आईसीएस की परीक्षा में सम्मिलित होकर चौथा स्थान प्राप्त किया था। तो बिल्कुल सही कथन है दोस्तों कि उन्होंने जो चौथा स्थान लिया था वो भी 1920 में 1920 में आईसीएस का एग्जाम दिया था। ठीक है, आगे 1938-39 वर्ष में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, हालांकि 39 वाले के बाद जो है उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। आगे है मांडले जेल में उन्होंने बंदी जीवन व्यतीत किया था, ये भी बिल्कुल सही है, तीसरा वाला भी। और चौथा, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, ये गलत है। जिस समय यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन चला था उस समय वो जो है यहाँ से भाग करके चले गए थे, मतलब विदेश में थे। ठीक है, याद रखेगा। आगे है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसको इंग्लिश में बड़ा अच्छा नाम है इसका, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम करके है। ठीक है, चलिए याद आएगा बता दूंगा आपको, इंग्लिश में ज़्यादातर इसके बारे में पूछता है। तो कह रहा है कि ये जो है कब स्टार्ट किया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये कब स्टार्ट किया गया था? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, हालांकि इसका जो प्रथम पंचवर्षीय योजना तो 51 में शुरू हो गई थी, लेकिन ये वाला जो था ये 52 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? ये 52 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन को आरंभ किया गया? तो वही माल्य मिंटो सुधार आया था 1909 में, याद होगा आपको, माल्य मिंटो सुधार। इसी में जो है अलग इनको निर्वाचन के लिए जगह दे दिया गया और इनकी पूरी सीट ही अलग कर दी गई। ठीक है, अंग्रेज चाहते भी थे कि भारतीयों में जो है झगड़ा हो जाए, हमारे अपने लोगों में बंटवारा भी हो जाए, और जो चाहते थे वो पूरा भी हो गया। ठीक है, आज जितनी नफरत हम एक दूसरे से करते हैं, शायद अगर उतना आगे बढ़ाने के लिए करते हैं तो बहुत आगे चले गए होते हैं। आगे देखिए, बेलग्रेड में हुए गुट निरपेक्ष देशों के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा बेलग्रेड में जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, ठीक है, ये कब हुआ था? तो मैं आपको बताऊं, ये पहला सम्मेलन हुआ था 1961 में। ठीक है, गुट निरपेक्ष देशों का जो पहला सम्मेलन था, प्रथम शिखर सम्मेलन, ये आपका कहाँ हुआ था? ये 1961 में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो कुल 25 देशों ने भाग लिया था। करंट का क्वेश्चन है, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों से गलती हुई होगी। आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो व्यापारिक एक अधिकारियों की समाप्ति हुई थी किससे दोस्तों? 1813 के चार्टर एक्ट से। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो उनका व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, ईसाई मिशनरियों का प्रवेश दे दिया गया, और जो भी अन्य अंग्रेज व्यापारी थे उनकी भी एंट्री जो है करा दी गई थी। तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना किया गया था? राजा राम मोहन राय जी ने, इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया था। ठीक है, आत्मीय सभा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो 17 वाले में तो एनी बेसेंट थी, और 16 वाले में कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, जहाँ पे दो धाराएं आके मिली थी, गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा। अरे मतलब गर्म दल नरम दल के नेता आके यहाँ मिल गए थे। ठीक है, 1916 वाले में। आगे है, याद रखिएगा, इंग्लैंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक नेता किस पत्र का प्रकाशन करते थे? एक मिनट, इंग्लैंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक नेता किस पत्र का प्रकाशन करते थे? बताइए दोस्तों। तो इंडिया नामक पत्र का प्रकाशन होता था, और ये कौन करते थे? तो दादा भाई नौरोजी जी ने वहीं पर किया था। सोचिए, इंग्लैंड में जाकर भारत की पत्रिका निकालते थे, मतलब दाग देनी पड़ेगी ऐसे इंसान को। ठीक है, इंडिया। आगे निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 14 सूत्री मांग जरूर रखा था आपके महात्मा गांधी जी ने, और लॉर्ड इरविन के सामने भी रखा था, वो भी सही है, लेकिन इसका प्रारूप यानी इसको लिख करके अपने हाथ से किसने तैयार किया था? देखिए, अगर आपसे पूछे गांधी इरविन समझौते में कितने सूत्री मांग रखा गया था या किसने मांग रखा था, तो महात्मा गांधी ने, लेकिन इसका प्रारूप तैयार किया था हर्बर्ट इमर्सन ने। गलती होनी है, सबसे होनी है। ठीक है,
तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे निम्नलिखित अभियुक्तों में से किसे महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में फांसी दे दिया गया? ठीक है, हत्या के षड्यंत्र में दिया गया फांसी। तो हालांकि आपको पता होगा कि 30 जनवरी 1948 को कब गोली मारी गई थी दोस्तों गांधी जी को? तो 30 जनवरी, इसको शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 1948 में नाथूराम गोडसे उसका नाम था जिन्होंने इनकी हत्या किया था, लेकिन उनके नाथूराम गोडसे को तो फांसी दिया ही दिया गया। उनके साथ साथ दोस्तों नारायण आप्टे, क्योंकि यहाँ पे नाम तो दिया नहीं है, ठीक है, नाथूराम गोडसे का, तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप कहोगे साल लगता है कुछ गलत दे दिया है, मिस प्रिंट हो गया है, तो ऐसा नहीं है। याद रखिए उनके साथ नारायण आप्टे को भी जो है फांसी दिया गया। ठीक है, हालांकि जो इसमें एक और नाम दे रहा है दिगंबर बाडगे, ठीक है, दिगंबर बाडगे जो थे ये भी षड्यंत्र में शामिल थे, लेकिन आगे चल के दोस्तों ये सरकारी गवाह बन गया, जिसके बाद से इसको फांसी नहीं दिया गया। ठीक है, और बाकी लोगों को जो है दे दिया गया। तो उस मामले में याद रखिए एक और नया क्वेश्चन आपको पता चल गया कि उस मामले में जो है कौन सरकारी गवाह बना था, तो दिगंबर बाडगे। नहीं बने होते तो फिर ये भी चले जाते, लटक जाते फांसी पे। आगे ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण कब स्थापित किया गया? संसदीय नियंत्रण कब स्थापित किया गया? तो 1773 से स्टार्ट होता हुआ रेगुलेटिंग एक्ट से कहानी शुरू होती है। ठीक है, आगे देखिए निम्न में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? प्रार्थना समाज, याद रखिए दोस्तों, प्रार्थना समाज से देवेंद्रनाथ टैगोर जी जो है संबंधित नहीं है। ठीक है, इनका अलग था। अच्छा, देवेंद्रनाथ टैगोर जी का क्या था? पहले ये जान लीजिए कि प्रार्थना समाज की मेन जो स्थापना हुई थी वो किसने किया था? तो 1867 में स्थापना हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1867 में इसकी स्थापना हुआ था। महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन ने किया था। किसने? केशव चंद्र सेन जी ने किया था। हालांकि जो मेन संस्थापक आता है उनमें इनका नाम आता है किसका? आत्माराम पांडुरंग का नाम आता है, यमजी रानाडे का नाम आता है, अरे भाई पेशे से जज भी थे, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, इन लोगों का नाम आता है। और याद रखिएगा यहाँ पर देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ये नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, कि वैलेंटाइन सीरोल ने कहा था, सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत श्रीलंका समझौते के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं था? भारत श्रीलंका समझौते के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं था? चलो देखते हैं यार, भारत और श्रीलंका, एक मिनट देखते हैं। कह रहा है पूर्वी एवं उत्तरी प्रांतों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना। पूर्वी और उत्तरी प्रांत को मिलाकर के नए राज्य को निर्माण करना। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा है पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना और पूर्ण स्वतंत्रता। तो पूर्ण स्वतंत्रता दोस्तों इसकी बात ही नहीं की गई थी, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत श्रीलंका के साथ एक समझौता हुआ था 1987 में। ठीक है, और इसमें कहा गया था कि वो श्रीलंका की अखंडता को बनाए रखेगा, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता का यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं था। ठीक है, और ये पता है ये किसके मामले में बात हो रही है? आप नहीं समझ पा रहे होंगे। अरे अभी हाल ही में एक जो है वहाँ पर माओवादी टाइप की एक पार्टी चलती थी। ठीक है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत फेमस है, और उन लोगों ने अभी हाल ही में सरेंडर किया, तब जाके मामला जो है शांत हुआ, नहीं तो ये बहुत हाई फाई मामला चल रहा था। तमिल से और श्रीलंका के बीच में ये कुछ कठिनाइयाँ थीं। आगे देखिए, आगे चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो याद रखिए उसकी चाइना एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यू एजेंसी। क्या नाम है? न्यू चाइना न्यू एजेंसी। ठीक है, आगे है राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। किसके माध्यम से इसका संचालन किया जाता है? तो जिसके माध्यम से किया जाता है वो दे ही नहीं रहा है, और ऊपर से ये राज्य का पूछ रहा है। देखिए राज्य का कॉन्सोलिडेटेड फंड पूछ रहा है। ठीक है, आप तुरंत राष्ट्रपति के ऊपर मत चले जाइएगा। ठीक है, तो याद रखिए राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है, ना तो उसको जो है उसमें हस्तक्षेप करने की कोई पावर राज्यपाल के पास, मुख्यमंत्री के पास, वित्त मंत्री के पास, इन लोगों के हिस्से में नहीं है। विधानमंडल भाई जो कहेगा वही होगा। विधानमंडल में अब चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, चाहे दोनों हो, चाहे एक हो, वो अलग बात है। आगे वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसके संपूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता? यानी अगर घटित करोगे तो अपराध क्या है? दंडनीय है, लेकिन अगर अपराध हो गया तो फिर दंडित नहीं किया जाएगा। बताइए तो वो कौन सा है? तो याद रखिए आत्महत्या। ठीक है, अरे सिंपल सी बात, अगर आत्महत्या करने का प्रयास करोगे तो दंडित किया जाएगा, और अगर अपराध हो गया तो दंडित हो सकते हो, तब तो जो होना था हो गया। अरे आत्महत्या कर लिए, मर गया, आपका दंडित करेंगे? हाँ, है कि नहीं? तो याद रखिए। अच्छा, इसके बारे में कहाँ बताया गया? तो आईपीसी को जानते होंगे आप लोग, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी भारतीय दंड संहिता। इसमें धारा 309, धारा है अनुच्छेद नहीं, धारा 309 में दोस्तों इसके बारे में बताया गया है। आगे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? तो दोस्तों नॉर्मली तो सभी की 5 साल होती है, लेकिन इसकी 6 साल होती है। पता है क्यों? क्योंकि 5 साल के बाद फिर जो नया व्यक्ति आएगा वो फिर बैठा रहेगा, तब जाके फिर नया चुनाव होगा। ठीक है, तो 6 साल होती है। 6 साल या 65 वर्ष, जो भी दोनों में से अधिक हो, याद रखिएगा, वो होता है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का।
आगे केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु कौन जिम्मेदार है। ध्यान समझिए, केंद्र और राज्य के बीच अगर झगड़ा चल रहा है तो फिर 280 अनुच्छेद के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग इसके बारे में जो है अपना राय देगा और चीज़ों को संभालेगा। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किसके समय तक रह सकता है। कोई भी कैसा मंत्री बन गया, अगर वो सदस्य नहीं तो 6 महीने के अंदर अपनी सदस्यता ग्रहण कर ले, अदरवाइज उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा, नहीं देगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आगे केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय फिर से वही दे रहा है, ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कैसे, बहुत ध्यान समझिएगा। कह रहा है दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। अगर कोई लेके झगड़ा, देखिए वित्तीय विवाद होता है तब तो वित्त आयोग हैंडल कर लेता है, वित्तीय विवाद होता है तब, और अगर कोई ऐसे नॉर्मल विवाद है तो फिर क्या होगा, इसके लिए क्या होगा। तो याद रखें दोस्तों, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है उच्चतम न्यायालय का, ठीक है। ये एकदम मूल पॉलिसीज है कि पहले वो इन सब चीज़ों के हैंडल करे। जैसे कभी आप जानते होंगे नदी को लेकर विवाद हो जाता है, कभी बांध बनाने को लेकर के हो जाता है, कभी यातायात टैक्स, कभी रेलवे, बहुत सारी चीज़ों को लेकर विवाद होता रहता है दो राज्यों के बीच में, तो उनको जो है हैंडल करेगा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के 3 अधिकार होते हैं, एक सुझाव वाला होता है, दे सकता है ले सकता है राष्ट्रपति को, एक होता है अपीली, एक होता है मूल क्षेत्राधिकार। तो ये मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत में आते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, ठीक है, बताइए कौन सा है जो भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो होता है दोस्तों, ये जो विपक्षी दल होता है वो पेश करता है, विपक्षी पेश करता है। तो और मंत्रिपरिषद क्या करता है दोस्तों, वो विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। ये अविश्वास करते हैं, ये विश्वास दिलाते हैं कि नहीं हमारी संख्या पूरी है और हम जो है सरकार बना सकते हैं और हम सरकार में बने रहेंगे। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। मान लो किसी देश के साथ संधि किया, ठीक है, तो क्या वो उसके लिए राज्यों से पूछेगा या फिर अपने मन से कर लेगा, फिर कैसे होगा बताओ। जैसे मान लो हमारे देश के राष्ट्रपति किसी देश में चले गए और वहाँ जाके उन्होंने संधि कर लिया कि, और सामने वाले ने कहा चलिए ठीक हम आपके यहाँ आएंगे, हम आपके यहाँ क्या बनाएंगे, कोई एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे या फिर न्यूक्लियर कुछ रिसर्च सेंटर बनाएंगे, तो ऐसे में वो कहाँ पे बनाएंगे, तो क्या पूछेंगे और राज्य से कि भाई हम जा रहे हैं आपके राज्य में खुलवाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, याद रखिए। बिना किसी सहमति के ये कार्य किया जा सकता है, बिना किसी सहमति के राज्य की सहमति, मतलब राज्य से सहमति लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ बात केंद्र की आ गई फिर वहाँ राज्य से सहमति लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में अगर आप पढ़ना आपको तो अनुच्छेद 253 रखा हुआ है, उसमें जाके आप डिटेल से देख सकते हैं कि उसको किसी से भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। आगे दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय बजट की तैयारी उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार नहीं पढ़ोगे तो समझ में भी नहीं आएगा। कारण निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है, तो कौन करता है। तो याद रखिए दोस्तों, आर्थिक कार्य विभाग का काम है, आर्थिक कार्य विभाग का काम है कि ये काम कैसे पूरा हो, आर्थिक कार्य विभाग, ठीक है। आगे, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री बाद में रक्षा मंत्री बना था, तो याद रखिए कैलाश नाथ काटजू, क्या नाम था उनका, कैलाश नाथ काटजू जी सबसे पहले गृह मंत्री थे, बाद में जो उनको रक्षा मंत्री बनाया गया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इतना ही नहीं दोस्तों, वो आगे चल के मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे, ये भी याद रखिए। आगे, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। संपत्ति के अधिकार को दोस्तों मूल अधिकार से निकाल दिया गया है। अब यह अनुच्छेद 300 क में बताया गया, 300 क में तो इसके लिए व्यवस्था किया गया प्रावधान, अब वहीं इससे मुलाकात होगी। आगे, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किसमें, संसद में। कौन गठित कर सकता है, तो जाहिर सी बात है यार, ये सब पावर जो है संसद के पास है, किसी एक व्यक्ति काम थोड़े है, तो ये संसद का काम है, ठीक है। और अनुच्छेद 2 और 3 के माध्यम से दोस्तों इसमें बताया गया है कि कोई नया राज्य बना सकते हैं, सीमा घटा बढ़ा सकते हैं, कुछ भी करिए। आगे, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित किया गया है। अगर सरकार कोई कर लगाना चाहती है, हटाना चाहती है, तो वो किस में बताया गया है, तो 7वीं अनुसूची में दोस्तों बताया गया है, किसमें, 7वीं में। आगे दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निश्चित तत्वों की संकल्पना कहाँ से लिया गया, तो ये जो है, अरे नाम ही नहीं दे रहा, नीति, अच्छा आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निश्चित तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, यानी भाग 4 के बारे में बताया गया है। आगे है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा में कितना समय लगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था, सभी को पता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा जो है भारत से अलग हुआ था, तो आपको पता है 1935 में वर्मा अलग हुआ था, तो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, इस एक्ट के तहत दोस्तों वर्मा अलग हुआ था। आगे, भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु ये कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है सबसे दूर, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, इसको पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते हैं, ग्रेट निकोबार के पास में स्थित है,
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे है लघु हिमालय स्थित है या कि और मध्य में क्या है। लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में, ये बताना है। तो याद रखिए दोस्तों, ऊपर तो आपका महान हिमालय, नीचे आपका शिवालिक है, उसके बीच में दोस्तों लघु है, उसके बीच में कौन सा है, लघु है। तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा शिवालिक और महान के बीच में। ठीक है, आगे दोस्तों चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है, ये बता दीजिए। चौराबाड़ी ग्लेशियर, तो ये दोस्तों केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। जिस केदारनाथ में भी बाढ़ आया था 2 साल पहले, तो याद रखिएगा उसी के उत्तर में स्थित है दोस्तों चौराबाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, रुद्रप्रयाग इसी के पास पड़ता है। आगे याद रखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति, तो गद्दी जनजाति यहाँ रहती है पहाड़ों पर। गद्दी जनजाति कौन सी, गद्दी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताइए। नहीं बता रहा है, ठीक है। कह रहा है भोटिया जनजाति। भेटिया पहली बात कुछ नहीं होता, भोटिया होता है, और भोटिया उत्तर प्रदेश में है। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि भोटिया पहले उत्तर प्रदेश में थे, बाद में जब बंटवारा हो गया दोस्तों उत्तराखंड का, तो अभी सारी भोटिया वाली जनजाति कहाँ पाई जाती है, वो आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, और उत्तराखंड में इसके अलावा भोक्सा, राजी, जौनसारी ये सब भी पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, तो खासी जो जनजाति मेघालय में है, संथाल झारखंड में है, ठीक है, और टोडा तमिलनाडु में है। तो ये सब जो है सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है किस नाम से। तो गंगा को बोला जाता है वहाँ पे पद्मा। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं, पद्मा बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और जब ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है तब इसका नाम मेघना पड़ जाता है। संयुक्त धारा हो जाती है ना, कई हिस्से में बढ़ती है वहाँ जाके। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक बताइए, अमरकंटक में कहाँ है, मध्य प्रदेश में पड़ता होगा, पड़ता नहीं होगा, मतलब वहीं पे है अमरकंटक की पहाड़ी, और यहीं से दोस्तों नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक से कौन सी निकलती है, नर्मदा नदी से निकलती है, और कहाँ जाके गिरती है, तो अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है, वहीं पे कैम्ब्रे की खाड़ी भी है दोस्तों, वहाँ पे जहाँ पे कोना है वहाँ पे कैम्ब्रे की खाड़ी है, और शायद आप लोगों को ना पता हो, लेकिन नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन जो है वो होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर जरूर से करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो निवेदन आपसे, हाथ जोड़कर उसको स्किप मत करिएगा। ठीक है, प्लीज़, अगर आप अपना भाई मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि वाकई स्टडी 91 जो है आपके लिए बेहतर क्वेश्चन लेके आया है, अच्छे ढंग से मैं पढ़ा पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप एडवर्टीजमेंट को पूरा देखिएगा। ठीक है, और शेयर जरूर से करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।